वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शंस में 2 माह रह गए हैं, लेकिन क्या सियासी जमातें वाकई इलेक्शन कैंपेनिंग के मोड में नज़र आ रही हैं या नहीं, वो मोमेंटम है या नहीं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तो हो रही हैं लेकिन वो जान नहीं है जलसों में, वो जान नहीं है बयानिए में। इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के रिजल्ट्स इलेक्शन कमीशन कबूल कर ले, और क्या ये भी हो सकता है कि वो दोबारा रिजेक्ट कर दे। तो ये जो मामला है ये सियासी तौर पे क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सकता है पीटीआई के लिए या नहीं। और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो बिलावल साहब हैं उनकी रीसेंट स्टेटमेंट से क्या आने वाले वक्त में उनकी पोजीशन ख़राब होगी, इसके ऊपर बात करेंगे। आमिर इलियास राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट। सलमान आबिद साहब मुझे ज्वाइन करें, माजिद निज़ामी भी मुझे ज्वाइन करेंगे। जी आमिर साहब, एक मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल आज आईपीपी का जलसा था तो इतने कम लोग थे कि जर्नलिस्ट उंगलियों में गिन के बता रहे हैं। तो ये आपको लग रहा है कि ये इलेक्शन की फिजा है इस वक्त मुल्क में? देखिए, 2-3 तरह से इलेक्शन कैंपेन होती है। अगर हम लास्ट इलेक्शन की कैंपेन को याद करें तो आपको पता है 31 मई को असेंबली टूटी और 52 दिन का इलेक्शन शेड्यूल आ गया था, आपको याद होगा। और वो जुलाई में इलेक्शन हो गए तो कैंपेन असेंबलियों के जाते ही शुरू हो गई। पर 2 सूबों की असेंबलियां जनवरी से गई हुई हैं और आज जब 8 फरवरी की इलेक्शन की डेट है तो 6 महीने मिल गए निगरान हुकूमत को। और वो भी 6 महीने तब तय हुए जब 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दिलवा दी, वरना 28 जनवरी थी, 11 उन्होंने कही और 8 फरवरी हो गई। कोई पॉलिटिकल पार्टी बाकी चीजों को छोड़ के कि क्या हो रहा है उस पर हम आ जाएंगे, इतनी लंबी कैंपेन नहीं सस्टेन कर सकती आज के पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन के अखराजात है। क्योंकि यूनियन काउंसिल का खर्चा भी ना 1 करोड़ रुपए से ऊपर हो जाता है जब नाजिम और वो चेयरमैन बनते हैं। खर्चे बहुत आगे चले गए हैं। और कोई पॉलिटिकल पार्टी, हाँ, पीपल्स पार्टी अपनी जगह कर रही है जलसे। मुस्लिम लीग नून ने बहुत अरसे बाद जलसा किया 21 का, और उसके बाद उन्होंने तय किया कि इस पे बेपनाह इन्वेस्टमेंट हुई है, लोग खर्चे करके लेके आए हैं, अब राब्ते किए जाएं। वो अपने राब्तों में लगे हुए हैं। इस्तेकाम पार्टी को अपनी बका का इशू है कि जी, वहां उमर नजीर का हल्का है, वहां पे लेकिन वो अभी मैं कामुकी में जलसा फिरदौस कर आशिक लिया, कभी अवान को किसी ने सुन करा रही थी, दिया, वो तो कह रही वो थी कि हमारे शो यहाँ करा रहे हैं। जी जी इलियास राना साहब वो तो कहती है हम मेरे पास कुंजी है, हमारे पास कुंजी आ गई है पाकिस्तान की तरक्की की। नहीं नहीं, वो बिल्कुल होगी। फिरदौस आशिक अवान के पास इसलिए है कि वो हर पार्टी से होके आई हैं। अब पीएमएलएन ही रह गई है, बाकी तो वो हर जगह से घूम फिर के आई हैं, तो कुंजी उनके पास वाकई है। उनकी जात के हद तक मैं ये कह सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन जाहिर है कि जिन्होंने हर जगह पे पार्टी बदलनी हो उनके बारे में बहुत लंबी चौड़ी, वो बेशक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हो, क्या बंदा तबसरा करे, वो कितने दिन और कितने महीने इस पार्टी के अंदर इसका बयान करेगी हम नहीं कह सकते। इन्होंने फवाद चौधरी के ऊपर जब स्काईलैब की तरह ये गिरी हैं, बता रहे थे कि वजारतें जा रही हैं, उनको अपना नहीं पता था कि वो खुद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चले गए और फिर फिरदौस आशिक को स्पेशल असिस्टेंट फॉर इंफॉर्मेशन बना दिया गया। यहाँ इस मुल्क पे चलता इस तरह काम है। अब अगर तो कोई इदारे हो ना, सलमान आबिद साहब ने वो जो किताब जिक्र आप कर रही थी आपको भेजी, हमें आएगी, हम भी पढ़ेंगे। लेकिन असल में सियासी इदारे बल्दियाती इदारे हैं जो नहीं बनाए जाते। इमरान खान ने आते ही पंजाब में जितने चाहे वो पीएमएलएन के थे उनको जीरो किया, और उसके बाद क्या हुआ आपको और हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहाल। ये जो आज सबको आइन नजर आ रहा है ना, उस वक्त इनमें से किसी को आइन नजर नहीं आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी इलेक्शन सब लड़ेंगे, जाके इनको बहाल कर दिया गया। वो फिरते रहे नाजमीन जी जी चेयरमैन जाके सुप्रीम जी कोर्ट जी ने, बिल्कुल दोबारा आमिर आमिर साहब, गुलजार इसको साहब ने इसको टस प्लीज से मस नहीं हुए। इसको आगे लिहाजा फिर ये इस तरह जी ही चलना है। जी साहब, क्या वजह है कि नून लीग में इतनी खुशी नहीं है व्हेन इट कम्स टू इंटरेक्टिंग विद पीपल, जो उनके प्रोसेशंस हो रहे हैं, इंटरव्यू हो रहे हैं, बड़ी कैलकुलेटेड सी बात कर रहे हैं। पहले वो ये कहते थे कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आ जाए फिर सही जान आएगी, अब वो कह रहे हैं कि ज़रा लीगल केसेस को फेस कर लें। तो जब तक वो लीगल केसेस को फेस कर रहे हैं तो शहबाज शरीफ कहाँ है, मरीम नवाज का है, हमजा शहबाज कहाँ है, ये खामोशी क्यों है नून लीग के अंदर? सलमान आबिद साहब। बुनियादी तौर पर बात यह है कि जैसे भी आमिर इलियास राना ने कहा था कि सियासी जमातें जो हैं वो इंतखाब के हवाले से जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं, और जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल आएगा तो सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम में भी सामने आ जाएंगी। तो एक पसे पर्दा और जोड़ तोड़ के हवाले से तो इंतखाबी मुहिम जारी है। जैसे बाप पार्टी के कुछ लोग पीएमएलएन में शामिल हुए, बाप पार्टी के साथ अलायंस की बात हो रही है, जेयूआई के साथ अलायंस की बात हो रही है,
एमक्यूएम के साथ अलायंस की बात हो रही है। तो मैं नहीं समझता कि ये कहना कि पीएमएलएन एक्टिव नहीं है। इस वक्त अगर कोई सियासी जमात सबसे ज्यादा एक्टिव है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, उस वक्त तो पीएमएलएन ही वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है और सिंध की हद तक पीपल्स पार्टी नजर आ रही है। अलबत्ता बाकी सियासी जमातों की सरगर्मियां जो है वो ना होने के बराबर है, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल आएगा तो फिर इलेक्शन का सिनेरियो भी सामने आ जाएगा। अभी तो बात यह है कि पिछले 3 दिन से माशाल्लाह बहुत से लोगों ने इस्लामाबाद से ये खबरें और ट्वीट्स भी किए हैं कि इलेक्शन के बारे में भी डाउट है जी। कुछ लोग कहते हैं कि जी 8 फरवरी को इंतखाबात पता नहीं होंगे भी या नहीं होंगे। अल्लाह करे कि इंतखाबात अपने वक्त पे हों और शेड्यूल भी आ जाए, और जब शेड्यूल आ जाएगा तो एम्बिग्यूटी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही शेड्यूल आएगा तो सारी सियासी जमातें किसी ना किसी शक्ल में एक्टिव हो जाएंगी। अब एक तरफ एक मसला इलेक्शन का है और दूसरा मसला जो है वो इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी का है। और वो जो इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ निगरान वजीर आजम काकड़ साहब के इस बयान के ऊपर जो कल उन्होंने जारी किया है और कहा है कि पीटीआई जो है वो पूरे पाकिस्तान में जहां चाहे जलसे कर सकती है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अब इससे ज्यादा संगीन मजाक और निगरान वजीर आजम की क्रेडिबिलिटी को पर क्या किया जा सकता है? यानी जी सबको बिल्कुल। मालूम और है। इसी जो आप बात करें ये इसी पर आए में या डॉन में एक एडिटोरियल भी आया है और वो भी तकरीबन यही बात करें जो आपने की। माजिद निज़ामी ने भी हमें ज्वाइन किया। माजिद निज़ामी साहब, BNPM, JUIF, ANP, जमात इस्लामी, MQM, ये भी इनकी भी एब्सेंस इतनी एब्सेंस ज़्यादा नज़र आती है। वो इंथुजियाज्म क्यों नहीं देख रहे इलेक्शन को लेके? वो मोमेंटम क्यों नहीं है? हो भी रही है ये इलेक्शन कैंपेनिंग है जमातों की तरफ से जो आपको लग रहा है? मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन के हवाले से सियासी सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। हाँ, उसमें अवामी तौर पर जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी अभी कमी है, लेकिन ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स, मुलाकातें, जोड़ तोड़, सीट एडजस्टमेंट, किसने कहाँ से टिकट लेनी है, किसके टिकट का मसला है, कैसे हल किया जाएगा, इन सारी चीजों के ऊपर बातचीत शुरू हो चुकी है और सब जमातें हलकों की बुनियाद पर अपने अपने उम्मीदवार भी फाइनल कर रही हैं। और इसके साथ साथ ये बात दुरुस्त है कि अवाम में उस तरह से अभी तक इलेक्शन की पजीराई या कोई एक्टिविटी नहीं है। MPOs या MNAs अवाम से मुतवज्जो हो रहे हो तो उसकी अभी कमी है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि फैसला साजी की हद तक मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो डेफिनेटली इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं और उसकी तरफ उनकी मुकम्मल तवज्जो है। ठीक है। मेरे इलियास राना साहब, एक और ज़ाविये से आपसे बात करनी है। अहमद बिलाल महबूब ने भी इसके ऊपर एक ओपिनियन दी है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से जो ECP का फ़ैसला है वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, कभी आया नहीं है, कभी हिस्ट्री में हमें मिला नहीं कोई ऐसा फ़ैसला कि इनवैलिड करार दे दिया गया हो। आप ये समझते हैं कि ये एक तरफ अगर निगरान वज़ीर आज़म कहें कि जो आप जो करना चाहते हैं आप करें, अपनी सियासी एक्टिविटीज़ जारी रखें, उनका निशान भी उनके पास है, लेकिन ये जो फैसला है, हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द पीपल इन PTI? कानून निसाब जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी प्लीज प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये जो आईनी निसाबी किताबी कहानियां करते हैं ना लोग, मैं उससे ज्यादा मारूदी जमीनी हकायक पे बात करता हूँ। क्या कभी ऐसा भी हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी बेंच फैसला दे और 3 रुकनी बेंच उसे उड़ा दे? ये हुआ बेनजीर भुट्टो मरहूमा की जब पार्टी लीडरशिप चैलेंज हुई 1988 में, तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कर सकते आप जब तक हम किसी जमात को बैन ना कर दें, और वो होता है पाकिस्तान के मुनाफी सरगर्मियों में। तो क्या हुआ, सेनेट के टिकट दे दिए नवाज शरीफ ने, साइन कर दिए, मुसद्दिक मलिक, मुशाहिद हुसैन, सारे लोग इसमें शामिल थे। अचानक 3 रुकनी बेंच बनता है सुप्रीम कोर्ट का। साकिब निसार साहब वो कह देते हैं कि जी आप तो नायल हैं, आप पार्टी की सदारत नहीं कर सकते, और इलेक्शन कमीशन उनको फारिग कर देता है। वो फैसला आज भी मौजूद है और अभी वो आएगा। अभी ये पहला मरहला है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो कांटे बोए थे ना, अब वो बड़ी मुश्किल से उठाने पड़ेंगे। उस वक्त जिस एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर फरमाइशी प्रोग्राम में इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया था, उसमें कोई शक नहीं है कि अब तबाही अपने उरूज पे है, और मानने और संभालने के लिए वो लोग आगे हैं जिन्होंने ये काम किए नहीं थे। आज खान साहब मकबूल हैं, पब्लिक में हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान कहां खड़ा है? उन्होंने
हमें बुजदार साहब दिए, हमें उन्होंने महमूद खान दिए, और वो टीम दी जो 2 घंटे और 2 हफ्तों में पार्टी की सियासत छोड़ के, और जो कहते थे छीन के लेंगे आज़ादी, ये इस शहर में इस्लामाबाद के पड़ोस में शेख रशीद बैठते हैं, ये गए थे ना वहाँ जाती उमरा के बाहर के, गिराओ जलाओ मार दो, ये काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके लोगों को तरगीब देते थे, और कैसा 1 मिनट में दौड़ लगाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कि नहीं नहीं मैंने किसी के कहने पे नहीं की। ये हमारे पास इतने बड़े बड़े सियासतदान हैं, जब किसी के बच्चे मरवाने हो तो ये बातें करते हैं, और जब अपने पे बात आए तो कहते हैं नहीं नहीं मैंने तो बस वापस ले ली। मतलब चीफ जस्टिस कहते रहे ना, तो आज वो चीजें दूसरी तरफ से जा रही हैं, होना नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर रास्ता भी बनाना इन्हीं लोगों का काम है। हमें और आपको तो तज्जिया करना है। मैं आपको बता सकता हूं, जनवरी 1977 में जब पीएनए ने मांगा हल का निशान तो उनको नहीं दिया गया। वो इलेक्शन कमीशन में गया, वसीम सजाद के वालिद जस्टिस सज्जाद जान, वो उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कानूनी तौर पर मैं नहीं दे सकता, लेकिन हुकूमत चाहे तो इनको हल का निशान दे दे। ऑर्डिनेंस ले आए, भुट्टो साहब ने ऑर्डिनेंस ला के और हल का निशान पीएनए को दे दिया। ठीक है, एक वक्त वो था, फिर जो धांधली हुई जो बाद में हुई वो बाद की तारीख है, लेकिन ये जो बिल्कुल रवादारी खत्म हो चुकी हुई है सियासत में। जी बिल्कुल, प्लीज आई होल्ड यू है कि आपका ये पॉइंट मेरे पास आ गया, प्लीज मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, फिर वापस आएंगे। खुशामदीद सलमान आबिद साहब, आमिर इलियास राना साहब कहते हैं कि सियासत में रवादारी खत्म हो चुकी है, और उसमें ये ओपिनियन मैं ये ऐड करना चाहती हूँ जो पहले मैंने सवाल आपसे किया था, कि अब ये जो ईसीपी का फैसला है कि इन्होंने कहा है कि पीटीआई में दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाएं, ये जो जितना इसको कैलकुलेटेडली हैंडल कर रहे हैं, थोड़ा सख्ती बरत रहे हैं, आपको लगता है कि अब यही निज़ाम बाकी पार्टीज़ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से होगा? क्योंकि इट हैज़ बीन अ रियली कैजुअल अफेयर। मुझे याद है कि जब पीएमएलएन के लास्ट टाइम शायद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे तो उसमें बैलेट पेपर भी नहीं था, तो ये तो इतना कैजुअल एक टास्क है हमारे मुल्क में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। लेकिन क्या आप ईसीपी की स्ट्रैटेजी बदल गई है इसको लेके? बतूल बात यह है कि सियासी रवादारी बिल्कुल ख़त्म हुई है पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन माजी में भी और आज भी जिस तरह से हमारे इदारे ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे किसी की हिमायत में और किसी की मुखालफत में, वो कल भी गलत था और आज भी गलत है, जैसे आमिर इलियास राना ने कहा। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस किस्म का फैसला आया है, ये कोई कानूनी फैसला थोड़ी है, ये सियासी फैसला है। और इसी तरीके से माजी में जो फैसले हुए वो भी सियासी फैसले थे, तो नतीजा क्या निकला? ना माजी में दुरुस्त निकला और ना अब दुरुस्त निकलेगा। अब बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि माइनस इमरान खान पीटीआई सामने आए। ये भी सियासी फैसला है, ये इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश है, और यही इस वक्त पीटीआई के ऊपर दबाव है कि वो इमरान खान के मुकाबले में कोई और चेयरमैन ले आए। जैसे नवाज शरीफ साहब के बारे में माजी में दबाव था कि आप नवाज शरीफ के मुकाबले में किसी और को ले आए, तो वो शहबाज शरीफ को ले आए। या एक जमाने में बेनजीर भुट्टो पे दबाव था तो मखदूम फ़हीम को सामने लाया गया। तो ये खेल तो पुराना ही है ना जी, उसमें रंग भर रहे हैं और एक उसमें किरदार बदल जाते हैं, करैक्टर बदल जाते हैं। कभी कोई सहूलतकारी का रोल प्ले करता है, कभी कोई सहूलतकारी का रोल प्ले करता है, कभी इलेक्शन कमीशन उसकी सहूलतकारी का रोल प्ले करता है, कभी जुडिशरी सहूलतकारी का रोल प्ले करती है, कभी इसमें एस्टैब्लिशमेंट का खेल शुरू हो जाता है। हमने सीखा क्या है पाकिस्तान की तारीख, सियासी तारीख से? अगर हमारी माजी की जो गलतियां हैं उनसे हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं या उनको वापस अपना पीछे की तरफ जाना चाहते हैं? लेकिन सलमान आबिद साहब, सवाल ये है कि अब जितना वक्त बचा है, पीटीआई क्या बहुत ट्रांसपेरेंसी से करवा सकेगी दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस? सर देखें, अभी तो बुनियादी मसला ये है, ये तो छोटी सी बात है। पहला बुनियादी मसला ये है कि पीटीआई में कोई इलेक्शन भी लड़ने देना है, आपने नहीं लड़ने देना। आज के दिन तक तो आप पीटीआई के पूरी की पूरी क़यादत रुपोश हो चुकी है, जेलों में मौजूद है या पार्टी छोड़ चुकी है। वो तो अपनी पार्टी का इजलास तक भी तलब नहीं कर सकते सर। आप इलेक्शन तो लड़ने की बात की बात है। अभी इनके कन्वेंशंस हो रहे हैं, अभी इस वक्त भी हो रहे हैं। नहीं, अब जो कन्वेंशन हो रहे हैं वो आप मैं आपको बताता हूँ। आज का जो कन्वेंशन था तरक का, वहाँ मरवत साहब ने जाना था, इस्लामाबाद से नहीं जाने दिया गया। पार्टी के लीडर तो कहीं भी नहीं आ रहे ना। अभी तो कारकुन कहीं ना कहीं इकट्ठे हो रहे हैं और जहाँ इकट्ठे होते हैं वो गिरफ्तार कर लेते हैं, आपके सामने की बात है। तो मेरा मतलब है अभी तो मजमूई पॉलिसी पीटीआई के बारे में जो है वो वाज़ेह ही नहीं है, और ये अभी शेड्यूल आएगा तो पता चल जाएगा कि मतलब इससे ज्यादा झूठ क्या हो सकता है। तो कल निगरान वजीर आजम ने बोला है कि पीटीआई पूरे पाकिस्तान में जहां चाहे जलसे कर सकता है, और वो तो ये पहले दिन से ही कह रहे हैं। तो इसको आगे नहीं, मेरा मतलब है अगर आप इसको बुनियाद बना लेना तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि पाकिस्तान में किस किस्म की कैंपेन हो रही है पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि अभी तो पीटीआई के हवाले से कोई हालात इतने अच्छे नहीं है। उनके लिए 9 मई के बाद जो कुछ हुआ है वो शायद उनको भी उसका अंदाजा नहीं था। लेकिन अभी तो हमारे यहाँ इस वक्त लगता ही है कि पीटीआई के लिए इलेक्शन कैंपेन करना इतना आसान काम नहीं होगा। ठीक है माजिद निज़ामी साहब, जैसे मैं पहले कह रही थी कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस बड़ा ज़रूरी है जमहूरियत के लिए, लेकिन हमारे मुल्क में नहीं है, सियासी जमातों में जमहूरियत
की रिवायात, इवन इमरान खान भी अपने ये इलेक्शंस पहले भी इनको डिले करते रहे हैं ACP के कहने के बावजूद कुछ अरसे पहले तक। लेकिन अब आपको नहीं लगता है कि कोई इतना इंटेलिजेंट मूव नहीं है सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में PTI को क्रिटिसाइज़ करना? 9 मई समझ में आ रहा था, या उनके कुछ इदारों के हवाले से बयानात समझ में आ रहे थे। आई वॉन्ट योर बर्ड्स आई व्यू। दिस डजंट कन्विंस मी कि इनके इलेक्शंस ठीक नहीं है। क्या बाकी किसी पार्टी के इलेक्शंस ठीक हुए हैं आज तक? जी, इस मसले के दो नुकात हैं। पहला नुकता ये है कि इलेक्शन कमीशन की एक कानूनी कार्रवाई है, कागजी कार्रवाई है, जिसको पूरा करना हर जमात का फर्ज है। तकरीबन 175 के करीब सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हैं और वो अपने मुकर्ररा वक्त पर अपने इलेक्शंस करवा के उसकी रिपोर्ट जमा करवा देती हैं। तो मैं समझता हूँ कि PTI को इस गफलत और लापरवाही की तरफ नहीं जाना चाहिए था। वो पहले ही मुश्किलात में है और उन्होंने अपनी मुश्किल में एक और इजाफा खुद किया है। पहले फॉरेन फंडिंग केस में भी हमने देखा कि उन्होंने कागजी कार्रवाई के हवाले से कोई इतनी जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया और उसमें गफलत और लापरवाही नजर आती है। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को डे वन से इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी कार्रवाइयां हैं और जो उनके कागजी मामलात हैं उनको मुकम्मल रखना चाहिए था, ताकि उनकी मुश्किलात में इजाफा ना होता। मुस्लिम लीग नून पर भी 2017 में एक ऐसा वक्त आया था जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपने इलेक्शन नहीं करवाए, तो उन्होंने शेर का निशान रोक लिया था। तो लेकिन उन्होंने उसके बाद अपने इलेक्शंस करवा के रिपोर्ट जमा करवा दी थी और वो शेर का निशान बहाल हो गया था। दूसरा इसका पहलू ये है इस मुबाहिसे का कि क्या वो जो इलेक्शंस होते हैं, क्या वो मुनसफाना, शफाफ या ऐसे होते हैं जो आवामी मांगों पर पूरा उतरे? हाँ, उसमें बिल्कुल हम इख्तलाफ कर सकते हैं कि चूंकि पाकिस्तान की मेजॉरिटी सियासी जमातों में मौरूसियत है और ख़ानदान के अंदर ये ओहदे तकसीम किए जाते हैं, 90 की दहाई तक तो फिर भी सामने कोई एक आध उम्मीदवार आ जाता था और मुकाबला हो जाता था। पिछले 20 साल में ये ट्रेंड देखा गया है कि ANP, मौलाना फजलुर रहमान, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, कोई भी जमात हो तो वहां पर सदर सेक्रेटरी सारे बिला मुकाबला ही मुंतखब हो जाते हैं। तो बिल्कुल इस चीज को क्रिटिसाइज करना चाहिए और सियासी जमातों को ये सोचना चाहिए कि अब जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है वो इन चीजों को मुख्तलिफ नजर से देखती है और तनकीद का निशाना बनाती है। तो सियासी जमातों को भी इसके अंदर ठीक है माजिद, मजीद एक और सवाल शफाफियत कि ये तज्जिया बहुत हो रहा है कि ये नून लीग के साथ भी ये हुआ था और PTI के साथ भी यही हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा अलग है इस दफ़ा, क्योंकि आपको याद होगा कि 2018 में नून लीग ने फिर भी बहुत सीट्स ले ली थी उनके कैंडिडेट से, फिर भी कुछ ना कुछ कर रहे थे वो इलेक्शंस के हवाले से। लेकिन जिस तरह PTI की लीडरशिप गायब है, आप समझते हैं कि ये लोग कोई भी मार्जिन नहीं है इनके पास कुछ भी करने का? क्योंकि अगर इंटर पार्टी इलेक्शंस में कोई और सदर बनाना पड़ जाता है या कि किसी और को चेयरमैन बनाना पड़ जाता है तो कौन है जो आगे आएगा? ये रिप्लेसमेंट किस तरह से होगी? वो जेल में बैठे बैठे तो चेयरमैन नहीं रहेंगे या रह सकते हैं? सजा भी हुई है उन्हें। जी, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं और ये कहना कि जो 2018 में मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ था वही तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है। तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है उसकी शिद्दत कई गुना बढ़ चुकी है और उनकी मुश्किलात उतनी नहीं है, उतनी ज्यादा है जितनी मुस्लिम लीग नून की 2018 में थी। तो इसलिए शायद पहले तो ये मवाजना किया जा सकता था, लेकिन पिछले एक साल के हालात ने ये साबित किया है कि तहरीक इंसाफ पर सियासी मुश्किलात बहुत ज्यादा है। लेकिन माजिद, क्या PTI में है कोई नजरियाती लोग बाकी रह गए जो इमरान खान के जेल में होने के बावजूद उसे जिंदा रखें या अपने आप को बहाल करें या रीवैम्प करें? नहीं, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ इमरान खान का ही नाम है और अगर मिसाल मौजूद है कि 2006 में जावेद हाशमी जेल में थे तो उनको मुस्लिम लीग नून का सीनियर नायब सदर बना दिया गया था। और हमारे सामने ये मिसाल भी मौजूद है कि जब नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर नहीं रहने दिया गया था तो उसके बाद भी मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साथ ही अटैच रही थी और सब लोग उसे मियां नवाज शरीफ की जमात ही कहते रहे थे। तो इसलिए ये समझना कि अगर बल्ले का निशान नहीं होगा या तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से इमरान खान हट जाएंगे तो तहरीक इंसाफ पे कुछ और लोग सामने आ जाएंगे, मैं समझता हूँ कि ऐसा दुरुस्त नहीं है। तहरीक इंसाफ और इमरान खान लाज़िम मंजूम है और निशान कोई भी हो, बल्ले का ना भी हो, तो फिर भी इस वक्त इतनी अवेयरनेस है अवाम में कि वो उस निशान की तरफ जाएंगे और तहरीक इंसाफ के जो भी सपोर्टर्स हैं वो उसको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। ठीक है आमिर इलियास राना साहब, इनफैक्ट यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। मैं खुश आमदीद जी आमिर इलियास राना साहब,
आप ये बताइएगा कि अगर हम थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लें कि पीटीआई की जो चेयरमैनशिप है वो रिप्लेस हो गई है, तो क्या उसका वोट बैंक इफेक्ट होगा, या इंतखाबी निशान जाने से या कोई नया लीडर का नया नाम आने से पीटीआई को फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए, मैं निज़ामी साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। पीटीआई ही इमरान खान है, इमरान खान ही पीटीआई है। यही बात पीएमएलएन में है कि नवाज शरीफ ही पीएमएलएन है। अगर उनके बाद किसी ने उनके जगह उनकी फैमिली में से बनाई तो वो मरियम नवाज है। अब ये फैसला खान साहब को करना है कि वो किसी को इख्तियार भी देते हैं कि नहीं देते हैं। इशू ये आना है, कानूनी तौर पे तो वो फंस चुके हैं। उन्होंने अपने आप को फंसाया, किसी और ने नहीं फंसाया। शिद्दत की बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन 9 मई भी किसी और पार्टी ने पाकिस्तान में नहीं किया। जब किया है तो फिर वो हर दफा नई मिसाल ही बनती है, लिहाजा कहा जाएगा कि पिछली दफा थोड़ा कम था, इस दफा ज्यादा है। तो ये कारनामे हैं जो खान साहब ने पहले एस्टैब्लिशमेंट की मोहब्बत में अंजाम दिया। अब एस्टैब्लिशमेंट उनको बता रही है कि अब आपके साथ वो सलूक, और उन्होंने उनके दौर में किया जिन्होंने इनको जितवाया, यानी जनरल बाजवा, जनरल फैज की मैं बात कर रहा हूँ। ये कोई काम जनरल आसिम मुनीर पे अकेले पे आप नहीं डाल सकते कि जी क़यादत बदल गई, नहीं। फैसले पहले हो चुके थे इदारे के, और उन्होंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमारे यहाँ ऐसे फैसला नहीं होता कि हम आइंदा आने वाले जर्नैलों के साथ भी मुशावरत करके आए। आपको पता है मौजूदा डीजीआई और आज के कोर कमांडर जो उस वक्त डीजीआई एसपीआर थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें खुल खिला के पहली दफा बता दी थी। रास्ता लेना चाहिए था जो खान साहब ने नहीं लिया। खान साहब पहले तो डराते रहे, धमकाते रहे, मीर जाफर, मीर सादक, प्रेशर, और उसका अंजाम ये निकला कि 9 मई कर बैठे। उसके बाद भी क्या कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने गुड टू सी यू के बाद इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट मतलब फ्री करके भेज दिया, तो उन्होंने कहा अगर मुझे कमांडोज पकड़ेंगे तो मेरे लोग कंटोनमेंट में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो ये जवाब मैंने नहीं देना, ये जवाब उन्होंने नहीं देना है, उनके लोगों ने देना है। मैं इसलिए कहता हूँ रास्ता तो लिया जाता है। नवाज शरीफ के खिलाफ जब सब कुछ हुआ तो क्या नवाज शरीफ हमला कर बैठे थे? उन्होंने शाहिद खान अब्बासी को वजीर आजम बनाया, उन्होंने शहबाज शरीफ को पार्टी का सदर बनाया। एक रास्ता लिया, रियासत के साथ टकराने की बजाय गुफ्तगू तल्ख की, लेकिन इस तरह नहीं किया जो खान साहब ने किया था, तो नतीजा भी वो भुगत रहे हैं। ठीक। एक और जाविये से बात करते हैं। सलमान आबिद साहब, जो आसिफ अली जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया, आपने वो सुना होगा, उसमें एक उन्होंने जो बात की उस पर बड़ा सख्त एनालिसिस भी आ रहा है, और वो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने ही बेटे के बारे में जो राय रखी है वो थोड़ा सार्काज़म भी है उसमें, और शायद रिडिक्यूल भी किया है ये भी, और वो किसी भी तरह से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि इट विल गो वेल विद बिलावल भुट्टो जरदारी, कि आप कह दें कि उसकी तो तरबियत नहीं है, और 2008 से आपने इन्वॉल्व किया हुआ है, आप बोल दें कि तरबियत नहीं है, तो ये उनकी पोजीशन को डैमेज करेगा पार्टी के अंदर? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो तजर्बा होता है वो तजर्बा ही होता है। जो पाकिस्तान के पुराने सियासतदान हैं उनका तजर्बा उनकी औलादों के पास तो नहीं है। ना मरियम नवाज के पास है, ना मूना सलाही के पास है, ना बिलावल के पास है, ना फजलुर रहमान के बेटे के पास है, ना असफंदियार वली के बेटे के पास है। ये बात तो वजह है जो प्रैक्टिकली, एकेडमिकली और इवन प्रैग्मेटिकली भी अगर आप सोचें। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे कहने की जरूरत क्यों कर महसूस हुई, और इससे तो बिलावल का मुकदमा जो है वो कमजोर हुआ है ना जी। जो बिलावल साहब को, जिसको आपने एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पेश कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उसको ये कह रहे हैं कि अभी ये तरबियत याफ्ता नहीं है, किसी पुख्तगी नहीं है, बच्चा है, अभी तो टिकट भी मैंने इसको देना है। यकीनी तौर पर बिलावल साहब को सेटबैक तो हुआ है जरदारी साहब के बयान से। अब वो मसला ये है कि बिलावल साहब भी तो बादशाह आदमी है ना। हमारे यहाँ जो नौजवान होते हैं ना, वो अपने आप को अपने बाप से बड़ा समझना शुरू कर देते हैं, और बाद औक़ात ऐसे बयान देना शुरू कर देते हैं जिससे बाप नाराज करते हैं, और ये जो है इसके अंदर तो बड़ा खौफनाक अमल होता है। लेकिन सलमान आबिद साहब, ये थोड़ा बाप बेटा में पॉलिटिक्स भी तो है ना, इट इज मोर प्रोफेशनल व्हेन इट कम्स टू वर्क। तो ये दोनों है ना, फिर इसमें मौरूसियत भी आ जाती है, फिर जनरेशन गैप भी आ जाता है। बिलावल साहब सुने, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। बिलावल साहब भी उसी एजेंडे को टो कर रहे हैं जो बाप टो कर रहा है। बिलावल साहब भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए हैं, वालिद साहब भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए हैं। अब लेकिन एक राय तो ये कि वो नहीं खड़े हुए और उनके वालिद साहब खड़े हुए हैं। नहीं, देखिए ना, पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ी हैं। कौन नहीं खड़ा, मुझे बताइए ना जरा। सब लोग जो है एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं। हिकमत अमली में इख्तलाफात हो सकते हैं, शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ के दरमियान हिकमत अमली का इख्तलाफ होता था, रावल में हो सकता है, जरदारी में हो सकता है, फजलुर रहमान में हो सकता है, उसके बेटे में हो सकता है। लेकिन बुनियादी तौर पर इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब जो है किसी भी शक्ल में आप बिलावल भुट्टो को फ्री हैंड देने के लिए तैयार नहीं है। ये सिंपल सी बात है। और वो कहते हैं कि भी रिमोट कंट्रोल मेरे पास ही होगा, डिसाइसिव पावर मैं ही हूँ, मैं ही चलाऊंगा, और एस्टैब्लिशमेंट भी जो मामला तय करती है वो बिलावल से तो नहीं करती, तो जरदारी साहब के साथ ही बातचीत करेगी ना।
तो इसलिए इसको इस तरह से देखें कि जो पावर पॉलिटिक्स है, उसके जो डायनामिक्स हैं, उसका जो रिमोट कंट्रोल है, वो इस वक्त बड़े लोगों के हाथों में है, जो सियासी जमातों की क़यादत कर रहे हैं। जो बच्चे हैं उनको उन्हीं के अंदर ही रह के भी फ्रेमवर्क पे काम करना पड़ेगा, और वो नंबर 2 ही होंगे। मरियम नवाज भी नंबर 2 है, मुनस इलाही भी नंबर 2 होंगे, बिलावल भुट्टो भी मरियम 2 होंगे, फजल रहमान का नंबर बेटा 2 भी विद होगा। ओल्ड स्ट्रेटजीज। जी ओल्ड स्ट्रेटेजी सर, वो सेम स्ट्रेटेजी है, उसमें कोई मसला नहीं है। बिलावल साहब ने कोई इल्म बगावत तो नहीं बुलंद करना एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, वो भी आजकल वही कुछ कहते हैं जो एस्टैब्लिशमेंट चाहती है, इसलिए कोई बड़ा मसला नहीं है। सिर्फ ये मसला है कि जी हमें इख्तियार जो है वो कम मिल रहा है और हम बड़े हो गए हैं, लेकिन हमें हमारे वालिदैन स्पेस नहीं दे रहे हैं। वही बात जो उन्होंने कौमी असम्बली में कही थी कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो है वो जरा रास्ता दें हम मेरे लिए और मरियम नवाज के लिए, ताकि हम आसादाना बुनियादों जी पे प्लीज फैसला कर सकें। वो प्लीज उनको होल्ड space यू नहीं है। मिल रही। जी माजिद निज़ामी साहब, पहली दफ़ा तो नहीं कहा बिलावल साहब ने ऐसा, ये सलमान नाबी साहब ने कोट भी किया है कि हमें काम करने का मौका दें, हमें स्पेस दें। वो ये बात बार बार कर रहे हैं। हम एक कुछ दफ़ा इसको इग्नोर कर सकते हैं कि ठीक है उनकी तरबियत में अभी कुछ कमी है, लेकिन बार बार इस चीज़ को इग्नोर किया भी नहीं जा सकता। आपको लगता है कि इससे मज़ीद फ्रिक्शन बढ़ेगी इन दोनों के दरमियान और पीपल्स पार्टी की ओवरऑल पोजीशन वीक होगी? क्योंकि ये एक बहुत, जिस तरह से जिस वक्त उन्हें लॉन्च किया गया, जितनी जल्दी उन्हें लॉन्च किया गया, जिस तरह से वो इंटरव्यूज़ दे के आए पूरी दुनिया में पीडीएम की गवर्नमेंट के दौरान, उसके बाद इस तरह की बातें, ये सही नहीं होगा पीपल्स पार्टी के लिए। जी मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की जो पंजाब में परफॉर्मेंस है वो एक ऐसा नुक्ता है कि जिसके अंदर पार्टी के अंदर इख्तलाफ मौजूद है। जो आसिफ जरदारी ग्रुप के लोग हैं उनका ये ख्याल है कि हमें यहाँ पे मुफाहमत से ही चलना चाहिए और इसमें यहाँ पे आके मुस्लिम लीग नून को खास अपोजिशन नहीं देनी चाहिए, उससे तहरीक इंसाफ को या किसी और पार्टी को फायदा हो सकता है। जबकि बिलावल और जो दूसरे रहनुमा हैं उनका ये ख्याल है कि पंजाब के मैदान को जब तक हम हिट नहीं करेंगे उस वक्त तक हम मकबूल पार्टी होने का दावा नहीं। इस समझता हूँ कि स्ट्रेटजीज का वो अगर आता भी रहता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस हद तक बढ़ जाएगा। हमने भुट्टो खानदान में ये देखा है कि मुर्तजा भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के अंदर सियासी मुखालफत थी, फिर बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो के अंदर भी मामलात इतने अच्छे नहीं रहे। लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी मामलात यहाँ तक पहुंच गए हैं कि जी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के अंदर भी कोई ऐसी चीजें देखने में आएंगी जो नुसरत भुट्टो या बेनजीर भुट्टो और मुर्तजा भुट्टो में हुई। तो अभी तक तो ये फ्रिक्शन है और इसका डेफिनेटली पीपल्स पार्टी को पंजाब में जरूर नुकसान होगा। लेकिन अभी इसकी ऐसी कोई सूरत हाल है नहीं कि जिसमें हम कहेंगे जी दोनों फ्री कैन आमने सामने आ जाएंगे और लफ्जी गोलाबारी में इजाफा तो होगा माजिद या आप एक भी दूसरे इससे से अलहदा एग्री हो करते हैं? जाएंगे। आप भी इससे एग्री करते हैं? क्योंकि जब से बिलावल साहब पॉलिटिकली एक्टिव हुए हैं उनके बारे में यही समझा जाता है दैट ही इज़ मोर लाइक हिज मदर, ही टॉक्स लाइक हर, वो उनकी उसकी तरह सोचते हैं और वो उनकी तरह चीज़ों को आगे लेके बढ़ते हैं। तो क्या फिर भी आप देखते हैं कि इनका कंसेंसस है अपने फादर के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज में होना दूसरी बात है, बट ओवरऑल पॉलिटिकली? माजिद जी उसकी वजह ये है कि जी अभी मामलात इस हद तक बिल्कुल नहीं है कि हम इसके अंदर कोई ऐसी बात करेंगे जिसके ऊपर हम ये कह सकेंगे मामला खासा बढ़ चुका है। सिर्फ स्ट्रेटजीज के इख्तलाफ हैं और वो फ्रिक्शन मेरा ख्याल है सियासी जमातों के अंदर बड़ी हेल्दी होती है अगर वो अंडर कंट्रोल रहे तो। और अभी ये मामला इसी तरह ही चलेगा, इससे मजीद बढ़ने का इम्कान। ठीक है माजिद, आई होल्ड यू है। राना साहब आप बताइएगा आपके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि एज अ रीडर इट डजंट साउंड गुड। जी देखें, ये तो अब उनकी लीडरशिप ने खुद फैसला किया। जरदारी साहब ने एक हल्का फुल्का मैसेज पहले एक प्रेस रिलीज में दिया कि इलेक्शन टाइम पे होंगे और हमें इलेक्शन कमीशन पे एतमाद है। बिलावल साहब को समझ नहीं आई, फिर उन्होंने खुल खिला के बात भी बता दी, एस्टेब्लिशमेंट को भी मैसेज दे दिया। और अगर आप कहते हैं कि जी पंजाब में पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही थी, तो जवाबन रेसिप्रोकली आप देख लें नून ने कब सिंध में काम किया? अंदरूनी सिंध में तो घुसी नहीं, वहां से लोग वेट कर करके पीपल्स पार्टी में ही चले गए, नून नहीं गई। इमरान खान साहब को देख लें, वो कराची शहरी सिंध में जिस तरह 2018 में जितवाए गए थे, उन्होंने जीतने के बाद ना कराची में काम किया और ना अंदरूनी सिंध। वो सिवाय शाह महमूद कुरैशी के मुरीदों से खिताब करने के अलावा क्या किया उन्होंने? वहां कोई घुसा ही नहीं। वॉकओवर है पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर। अब पंजाब में तो बैटल पीपल्स पार्टी की नहीं है, वहां पे तो लड़ाई पीटीआई और पीएमएलएन की होनी है। जितनी भी बचेगी पीटीआई, वोट का मुकाबला
स्ट्रेंथ का मुकाबला इन दोनों के दरमियान में होना है। इस्तेकाम पार्टी का आपने खुद भी बता दिया, वो बस बीच में शुगल मेले के लिए पार्टी के तौर पे रहेगी, और वो सिर्फ इसलिए है कि जो पीटीआई का वोटर वो खींच सकते हैं वो खींच लें। उन्हें नून का वोट नहीं मिलना, उन्हें पीपल्स पार्टी का वोट नहीं मिलना, इलेक्टेबल जो होंगे वो अपने वोट लेंगे, और वहां मुकाबला सिर्फ इन्हीं दोनों जमातों का होना है, तीसरी पार्टी बस धक्के के लिए है। ठीक, बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।